नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और अब आर पार की लड़ाई है। बात बहुत साफ है, 3 मैच की सीरीज में पहला मैच हाथ से निकल चुका है। दूसरा मैच आर पार की लड़ाई इसलिए है क्योंकि एक तो इस सीरीज को अगर जीतना है तो पुणे टेस्ट मैच में भारत को जीत हासिल करनी ही होगी। उसके अलावा जो बड़ा लक्ष्य है, जो बड़ा कैनवास है, जो बड़ी तस्वीर है, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की। और अगर वहां पर जगह बनानी है, उसके लिए एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाना है, तो भी पुणे में जीत ही चाहिए। तो ये टेस्ट मैच बिल्कुल इसी कसौटी पर है कि लड़ाई जो है अब आर या पार की है। इसी टेस्ट मैच की तैयारियों पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास हुआ जब आज भारतीय टीम ने पुणे में नेट प्रैक्टिस की। लेकिन सबसे पहले इसी खबर से शुरुआत करते हैं कि आज भारत का दूसरा नेट सेशन था। कल हमने आपको बताया था किस तरीके से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया, ध्रुव जुरेल जो है वो विकेट कीपिंग का अभ्यास कर रहे थे। आज सुबह करीब 9:30 बजे भारतीय टीम का नेट प्रैक्टिस का जो सेशन था वो शुरू हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक बार फिर मैदान में पसीना बहाया। कमिटमेंट वही है, बॉन्डिंग वही दिखाई दी। किसी के चेहरे पर वो मलाल या वो परेशानी व चिंता के भाव नहीं थे कि बेंगलुरु का टेस्ट मैच निकल गया, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि वहां जो गलती हुई वो शायद एक ऐसी गलती थी जो बड़ी टीमों से भी कभी ना कभी हो ही जाती है साल में एक आध बार तो कदम डगमगाते ही हैं, एक आध बार तो पैर लड़खड़ाते ही हैं। तो बस ये वही दिन था बेंगलुरु का जहां पर गड़बड़ हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बेंगलुरु में भारतीय टीम संभली, उससे जो विश्वास मिला वो विश्वास भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर पुणे में भी नेट सेशन के दौरान दिखाई दिया। दीपेश, बाकी सारी चीजें मैं इस सवाल का जवाब मैं कई बार ले चुका हूं और हर बार लगता है कि शायद कुछ नया निकल कर आएगा। जीत हार ये सारी चीजें अलग जगह पर है। आपने देखा होगा, सचिन से ही चलिए शुरू करते हैं। सचिन तेंदुलकर अक्सर कहते थे कि जब तक मैं खेल को एंजॉय कर रहा हूं। विराट कोहली के ऊपर जब बात आई, विराट कोहली ने कहा जब तक मैं इस खेल को एंजॉय कर रहा हूं। रोहित शर्मा 50 बार कह चुके हैं कि जब तक मुझे खेलने में मजा आ रहा है। तो ये जो एंजॉय करने वाली बात है, अगर आपको इसको अब अगर कोई पूछे कि कैसे एंजॉय करते हैं, तो इसका कोई ये तो है नहीं कि साहब लड्डू खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैदान में एंजॉयमेंट की परिभाषा जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के चेहरे से दिखती है, उस बॉन्डिंग से दिखती है। और उस परिपाटी पर, उस कसौटी पर भारतीय टीम को आज की तारीख में नेट्स में देख लीजिए, समझ में आ जाता है कि हाँ वाकई इस टीम के खिलाड़ी इस खेल को अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। और सर बड़ी बात यह है कि पिछले टेस्ट मैच में 46 रन पे ऑल आउट हुए हैं। तो अभी वो पैनिक बटन अभी कोई दबा नहीं है। ऐसा आपको इस टीम से बिल्कुल फील नहीं होगा देख के कि बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि जो टीम के खिलाड़ी हैं वो टेंशन में हैं या फिर क्या होगा, एक और मैच हार गए तो यहाँ फाइनली कोई टीम मतलब वो एक खतरा तो है ही कि 2012 के बाद से कोई टीम हमें हराने के एज पे एकदम खड़ी हुई है। अगर अगले टेस्ट मैच में पुणे में कुछ गलती इधर उधर होती है तो फिर हम टेस्ट सीरीज भी गंवा सकते हैं। और वो भी न्यूजीलैंड की टीम जो इतने साल के बाद तो अपना पहला टेस्ट मैच यहाँ जीतने में जैसे तैसे कामयाब हो पाई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी बड़ी से बड़ी दुनिया की टीम होगी, वैसे भारतीय टीम से बड़ा फिलहाल कोई है नहीं मौजूदा सिनारियो में अगर आप देखेंगे। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया आप कह लीजिए या फिर कोई और टीम कह लीजिए, खुद न्यूजीलैंड की टीम भी अगर अपने घर में खेल रही होती और एक टेस्ट मैच हार जाती तो सीरीज हार का खतरा रहता है। लेकिन टीम के कॉन्फिडेंस को जरा देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि नेट सेशन में जिस तरीके से विराट कोहली को देखा गया, जिस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए या फिर ऋषभ पंत की कर लीजिए, ध्रुव जुरेल भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रहे हैं। खिलाड़ियों में आपसदारी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, किसी चीज का टेंशन नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है सर। और इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत सारे साल लगे हैं। 12-13 साल अनबीटन अपने घर में रहना, कोई टेस्ट सीरीज नहीं गंवाना, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बदलाव चाहे कुछ भी हुए हों, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है भारतीय टीम में अभी तक। चाहे कोच कोई नया आया हो, खिलाड़ी को किसी को नया लाया गया हो, किसी को बाहर बैठाया गया हो या किसी को अंदर लाया गया हो, इससे पता चलता है सर कि टीम में यूनिटी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट है टीम। ये चीज कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और टीम के बाकी एक एक खिलाड़ी समझते हैं कि एक सेशन गलत हो गया जिसकी वजह से हम ये टेस्ट मैच पिछला हार गए, वरना हम बहुत हद तक गेम में थे 46 पे ऑल आउट होने के बाद भी। और अब जब दोबारा हमें बारी मिलेगी एक नए सिरे से एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, हम जब जाएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से भारत में क्रिकेट खेली जाती है। और वो जो एक गलती हमसे हो गई, चाहे वो 36 पे ऑल आउट होने की हो या 46 पे ऑल आउट होने की हो, वो गलती हम बार बार दोहराते नहीं है और हम पलटवार करते हैं। पलटवार कितना बड़ा होता है ये बड़ी बड़ी टीमों ने दुनिया की देखा है सर। बिल्कुल देखा है। और इस टीम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो खासियत भी यही है कि यहां पर किसी एक खिलाड़ी को किसी हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। यहां 11 के 11 खिलाड़ी जीत का जश्न मनाते हैं तो 11 के 11 खिलाड़ी हार की जिम्मेदारी भी लेते हैं। सोचकर देखिए उस कप्तान को, रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले ही दिन आकर कह दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई कि मैंने पिच की रीडिंग गलत की। वरना अमूमन ये होता है कि बॉल स्विंग कर रहा था, बॉल सीम कर रहा था, बल्लेबाजों ने ऐसा कर दिया, बल्लेबाजों ने वैसा कर दिया, बैटिंग लेट अस डाउन, दुनिया भर के ऐसे रटे रटाए जुमले हैं जो 20-25 साल की क्रिकेट
जो कवरेज है उसमें हम लोग को याद हो गए, लेकिन उन्होंने यानी रोहित शर्मा ने कहा नहीं, मेरी गलती है, और इसलिए इस टीम में जो एक दूसरे को बैक करने की स्पेशलिटी है, खासियत है, वो इस टीम को अलग लेकर जाती है। चलिए भारतीय टीम के नेट सेशन की बात की, आपको बता देते हैं न्यूजीलैंड की टीम का नेट सेशन जो है वो दोपहर के बाद होगा। पुणे टेस्ट से पहले एक और झटका लगा है मतलब न्यूजीलैंड की टीम को, और झटका छोटा मोटा नहीं है, जोर का झटका है, क्योंकि केन विलियमसन जिनको एक्सपेक्टेड था कि शायद पुणे में प्लेइंग 11 में आप देखेंगे, वो पुणे में भी प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। वो दरअसल टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, ग्रोइंग इंजरी हुई थी श्रीलंका टूर के समय, और उसके बाद अब जो नई उम्मीद है या कह लें कि जो अब न्यूजीलैंड क्रिकेट में चर्चा है वो यही है कि हो सकता है मुंबई में जो टेस्ट मैच है, जो तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच है सीरीज का, उसके लिए आप केन विलियमसन को मैदान में उतरते हुए देखें। टीम जब जीत रही होती है तब शायद आप बड़े खिलाड़ियों को उस तरह से मिस नहीं करते हैं, लेकिन जब टीम के सामने चैलेंज हो तब आपको लगता है कि नहीं यार, यहां तो वो एक्सपीरियंस चाहिए था जो एक्सपीरियंस केन विलियमसन का था। पुणे में फंसेंगे, ये हम अभी से जानते हैं। देखिए मैच का नतीजा प्रेडिक्ट क्या ही करना, लेकिन ये आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यहां बल्लेबाजी का इम्तिहान है, और जिस पिच पर बल्लेबाजी का इम्तिहान हो वहां पर आप कहां से ले आएंगे केन विलियमसन का रिप्लेसमेंट, कहां से ले आएंगे उनके एक्सपीरियंस का रिप्लेसमेंट। बिल्कुल सर, ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं फिर भी मतलब यहाँ थोड़ी न्यूजीलैंड की टीम की तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बिना केन विलियमसन के और हराया ये सर 46 पे इतनी बड़ी टीम को ऑल आउट करना, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत गलती हो भी जा रही है। दूसरी पारी में 400 प्लस रन लगा भी दिए इंडिया की टीम ने, फिर भी उन्होंने बड़े आसानी से इस टेस्ट मैच को जीत लिया। लेकिन फिर केन विलियमसन बीइंग केन विलियमसन, अगर अब हमसे इस पॉइंट पे उठ के पूछा जाए कि भाई ओपनर तो आपके पास 70 हैं, आप निकालने बैठेंगे तो डोमेस्टिक में बहुत सारे हैं, खुद इंडियन टीम में 5-7 ओपनर है, बट रोहित शर्मा अगर किसी वजह से टीम में नहीं खेल रहे हैं तो फिर उनका रिप्लेसमेंट आप कहां से लाएंगे? आप ले आएंगे कहने को सर बहुत सारे ओपनर हैं, डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारे ओपनर हैं, खुद भारतीय टीम में इस वक्त बहुत सारे ओपनर हैं, लेकिन फिर वो एक एक्सपीरियंस कहां से लेके आओगे आप? वो कॉन्फिडेंस किसी बल्लेबाज को कहां से दोगे कि जाओ भाई एक टेस्ट मैच, ये 2 ही दिन का, आपको पहली गेंद पे छक्का लगाना है? तो वो चीज रोहित शर्मा में है, और सेम कंपैरिजन मैंने इसीलिए किया क्योंकि बिल्कुल लाइक टू लाइक वही वाला हिसाब किताब है। बहुत सालों तक कप्तानी की है आईसीसी टूर्नामेंट, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, भले ही अभी कप्तान नहीं है, लेकिन WTC का फाइनल इसी खिलाड़ी की कप्तानी में जीता था, तो सर इनकी कमी खलेगी बहुत हद तक। और जब बात आएगी एक स्पिन ट्रैक की, एक रैंक टर्नर की, अगर बाई चांस पुणे की विकेट पे बहुत ज्यादा टर्न मिलता है तो केन विलियमसन का वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम मिस करेगी, क्योंकि इनको स्पिन खेलना बड़ा अच्छा आता है। मौजूदा समय में 2 ही 3 खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की टीम में जो स्पिन खेल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा रचिन रविंद्रा, वरना जिस तरीके का स्ट्रगल स्पिन के सामने अभी श्रीलंका में ये टीम करके आई है, सीरीज गवा के आई है उनके घर में जाके, और उनके स्पिनर्स को देखते हुए और हमारे स्पिनर्स को देखते हुए सर जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम वहां हारी। एक बात अच्छी रही कि बेंगलुरु में एक छोटा सा एज मिला, चाहे वो मौसम की वजह से मिला या विकेट की वजह से मिला या फिर टॉस में हमसे कोई गलती हो गई, वहां उन्होंने बाजी मार ली। लेकिन अब थोड़ा सा इनको समझ में आएगा कि भारत में खेलने का क्या हिसाब किताब होता है, कैसी परिस्थिति होती है, और स्पेशली जब आप अपनी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी के बिना मैदान पे उतरेंगे, एक रैंक टर्नर पे, एक टर्निंग विकेट पे उतरेंगे, तो सर मुश्किल होने वाली है न्यूजीलैंड की टीम को। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो 2 खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड की टीम में स्पिन को बेहतर खेल सकते हैं, उसमें एक रचिन रविंद्र है और एक केन विलियमसन है। फर्क दोनों में बड़ा है, बड़ा फर्क है अनुभव का। केन विलियमसन स्पिन खेलने की जो उनकी कला है, वो जो महारत है, उसके साथ साथ वो अपना वर्षों बरस का अनुभव लेकर मैदान में उतरते हैं। केन और रचिन रविंद्र के पास वो महारत तो है, वो काबिलियत तो है, लेकिन वो अनुभव नहीं है। और तब जब दबाव हो सामने मैदान में, विपक्षी टीम जो है हर तरफ से घेर रही हो, तब फिर वहां पर आपको अपनी महारत, अपनी कला के साथ साथ एक्सपीरियंस का भी जो खून पसीने की कमाई जिसको कहते हैं ना, वो वैसा हो जाता है। फिर आपको वो एक्सपीरियंस भी वहां झोंकना पड़ता है। तो अब असल में रचिन रविंद्र का जो इम्तिहान होना है वो बेंगलुरु में जो उन्होंने किया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं, अब विपरीत होंगी। और यहां पर अब जब वो करेंगे तो देखना होगा कि वो किस तरह से एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि हाथ पांव जो फूल रहे हैं ना न्यूजीलैंड की टीम के, उसका संकेत मिलने लगा है। संकेत ऐसे मिलने लगा है कि जब विकेट देखी तो उसके बाद डेरिल मिचेल जो न्यूजीलैंड की टीम के अहम सदस्य हैं, उन्होंने जो बयान दिया उससे साफ समझ में आ रहा है कि पिच को लेकर किस तरह से टीम के भीतर चर्चा चल रही है। उनका बयान दिखाते हैं आपको और उस बयान के बाद बातचीत करेंगे। जो एक चीज हम नहीं कर सकते हैं वो है पिच में बदलाव, इसलिए हमें जो पिच है उसके हिसाब से खुद को ढालना होगा। एक टीम के तौर पर हम अपनी इसी खूबी पर गर्व करते हैं। हम मैदान में जब कहीं फंसते हैं तो हिम्मत करते हैं और अपने लिए रास्ता बनाते हैं। हम विकेट नहीं बदल सकते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हम ऐसे
प्लान के साथ आ सकते हैं कि इस विकेट पर विरोधी टीम के 20 विकेट ले सकें, साथ ही साथ कुछ रन भी जोड़ सकें। बात डेरिल मिचेल सही कह रहे हैं कि विकेट तो क्या ही बदलेंगे, लेकिन मैं इसमें मतलब शायद मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहा हूं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जब ये कहती है ना कि हमारी टीम की खूबी यही है कि हम अगर कहीं फंसते हैं तो हम अपने आप को संभालते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर हम लड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, बहुत संतुलित बात है, बिल्कुल सही बात है। और न्यूजीलैंड की टीम जब भी आप देखेंगे, अगर भारतीय टीम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कई बार आप देखेंगे कि इन्होंने परेशान किया है भारत को, चाहे आप वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ले लें या अगर और पहले चले जाएं वर्ल्ड कप के मैचेस ले लें, तो एक ऐसी टीम है जो बात वो कह भी रहे हैं, जो परेशान करती आई है। हाँ, पिच को लेकर जो तनाव है वो उनके बयान में दिख रहा है। बिल्कुल सर, परेशान तो बहुत किया है, मतलब बड़ी गंदी मेमोरीज है मेरी तो बचपन से लेकर अभी तक न्यूजीलैंड की टीम से। और अब इस वर्ल्ड कप की भी बात कर लें, 2023 का जो भी बीता था, जहां सेमीफाइनल में फाइनली हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया था 398 रन चेज करते हुए, वहां भी डेरिल मिचेल हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे सर, लगातार बढ़िया सेंचुरी लगाई थी, अच्छा अटैक कर रहे थे, वो तो भला वो मोहम्मद शमी के 7 विकेट निकाल के इन्होंने वो मैच हमें जिता दिया और हम फाइनल खेल गए एटलीस्ट। लेकिन न्यूजीलैंड इंडिया के अगेंस्ट बहुत डिफरेंट टीम होती है सर, मेरा ये मानना है कि बहुत खतरनाक टीम होती है। मैट हेनरी एकदम से सिनारियो में आ जाते हैं और इंडिया के अगेंस्ट बड़ा अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं, पूरे साल उनका आप नाम भी नहीं सुनेंगे कहीं, कोई उन्होंने बहुत बड़ा कोई ऐसा कारनामा किया नहीं होगा, लेकिन भाई न्यूजीलैंड के साथ है और किसी किसी टीम के साथ आपका हो जाता है। यही हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है हिसाब किताब। हमारे जो बहुत जूनियर प्लेयर्स होंगे या नेट बॉलर्स होंगे या नेट प्लेयर्स होंगे जिनको हम प्रैक्टिस के लिए वहां लेके जाते हैं, वो हमें वहां सीरीज जिता लाते हैं। तो किसी किसी टीम से ना पर्सनली हर एक टीम का होता है कुछ ना कुछ के इनके अगेंस्ट भाई हमें अच्छा खेल के दिखाना है। और जब बयान बड़ा नपा तोला दिया है कि 20 विकेट लेने की हमें कोशिश होगी और फंसेंगे तो निकलने की कोशिश रहेगी, लेकिन अभी फंसे कहां हैं? बात तो ये है सर, एक बार को लिमिटेड ओवर सिनारियो में आपके पास मौका होता है कि आप 5-6 ओवर अच्छा क्रिकेट खेल लेंगे तो आप सामने वाली टीम पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। ये टेस्ट क्रिकेट है और जितना इतिहास मुझे मालूम है 2012 के बाद से भी अगर देखें न्यूजीलैंड की टीम जितनी बार आई है सर, जब सिचुएशन में फंसी एक बार भी निकली नहीं है अभी तक, मैंने तो देखा नहीं है। वो ये एक रेयर मोमेंट जरूर था जब हम 46 रन पे ऑल आउट हो गए और इनके पास एक एज शुरू से मिल गया, वरना अगर केएल राहुल भी गए थे, बस वही बात है ना कि अगर केएल राहुल वहां भी 50-70 रन या फिर अश्विन के बल्ले से वो जो क्रूशियल रन थे 20-25-30 भी निकल जाते और 200 तक हमारी टीम पहुंच जाती, तब मैं देखता सर कि कैसे फंसने के बाद ये टीम निकलती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो निकल नहीं पाई। अभी श्रीलंका के अगेंस्ट खेल के आई है, बहुत ही मैं तो कहूंगा कम एक्सपीरियंस, एकदम आधे से भी आधा एक्सपीरियंस है जितना भारतीय टीम के पास है, वहां नहीं निकल पाई मुश्किल से। बिल्कुल बात उनकी नपी तुली है, मतलब नेगेटिव तो एटलीस्ट नहीं बोलेंगे जब अपनी टीम की बात है, तो कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन फिर भी सर मैं एक ठीक है, इन्होंने एक अच्छे जब मौसम ने सपोर्ट किया, एक फास्ट बॉलिंग को कहीं ना कहीं ट्रैक पे इनको मदद मिली, तो वहां इन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया और इसके लिए तारीफ पूरी दुनिया में हो भी रही है। इन्होंने वो काम कर दिया जो भारत में बड़ी बड़ी टीम नहीं कर पाती है। कई बार ऑस्ट्रेलिया वो ख्वाब लेके आती है लेकिन नहीं कर पाती है यहाँ आके। कुछ बात ऐसी होती है कि इंडिया में हरा पाना इंडिया को सबसे मुश्किल काम है फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के सिनारियो में, आपने वो कर दिया। लेकिन मैं देखना फिर भी ये चाहूंगा जब हम अपनी ताकत पे खेलेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, वो जो 3 स्पिनर्स को हम टीम में लेके जाएंगे, उसके बाद जब आपके बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करेंगे, तब डेरिल मिचेल और उनकी टीम क्या करती है, वो भी बिना केन विलियमसन के, तब मैं इस बयान पे सर इन्हें जज करूंगा यहाँ बैठ के कि हाँ इनके बयान में सच में वो दम था, वो प्लानिंग इनके पास थी कि कल को कैसा भी विकेट मिले। क्योंकि अभी स्पिन गेंदबाजी तो खेली नहीं है अच्छी तरीके से, आपने तो सीधी सीधी अश्विन की गेंद खेली, उनको अटैक कर दिया। जब उनकी गेंद टप्पा लेने के बाद जब वो वेरिएशन आपको दिखेगी, वो जड्डू जो 6 की 6 गेंद एकदम स्टंप टू स्टंप डाल देते हैं और उसमें कौन सी घूमेगा कौन सा सीधा रहेगा उसको जज करने जब नीचे रह जाएगी बस तब समझ में आएगा कि हाँ वाकई में आपने तैयारियां की हैं इस टूर के लिए। क्योंकि हमारे टीम का जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरीके की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी नेट्स में, या फिर आप बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों के देखेंगे, आपके 46 रन पे ऑल आउट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी आप देख पाएंगे, इतने दिन से हम लाइव शोज कर रहे हैं, एक बार भी हमने कोई टेंशन नहीं ली कि भाई सीरीज हार का बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि अपनी टीम को हम जानते हैं, पिछले बहुत समय से खेलते हुए देखा है। और ऐसी लाखों सिचुएशनें आई हैं सर जब न्यूजीलैंड की तरीका भी बांग्लादेश का कप्तान आके कहता है कि हमारी प्लानिंग पूरी, हमने पाकिस्तान को हरा दिया तो इंडिया को हरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया इतने साल से मैं देख रहा हूं, 17 ले लीजिए आप, 19, 20, 21, इसके बाद अभी 23 में भी आए थे, तब भी कह के आए थे कि यही आखिरी चांस है पूरी स्क्वाड के पास जब इंडिया को इंडिया में हरा सकते हैं। क्या हरा पाए? नहीं हरा पाए। इंग्लैंड की टीम हमारी आधी स्क्वाड के अगेंस्ट वो खेले जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, एक आध 2 प्लेयर्स और थे, हमारे यंगस्टर्स ने मिलकर 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से हरा दिया। तो सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन मैं तब लूंगा जब पुणे की विकेट पे पुणे के बर्ताव के हिसाब से ये खेलें, क्योंकि इनके ये गेंदबाज हैं एजाज पटेल, 10 विकेटें इन्होंने हमारी एक ही पारी में ले ली थी, वो मैच भी न्यूजीलैंड की टीम हारी थी। तो ये तो स्पिन गेंदबाजी में तो सर कोई वो है ही नहीं, बट फिर भी ठीक है, पॉजिटिव बयान है उनका और अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिव कहीं ना कहीं एनवायरमेंट रहना चाहिए 46 पे किसी टीम को ऑल आउट करके। बिल्कुल। और
कुछ ब्रह्म वाक्य जो आपको बचपन से बताए जाते हैं ना, उसमें एक होता है कि कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। तो वो कथनी और करनी का जो बड़ा फर्क होता है, वो कहने में तो उन्होंने कही बात, उसकी हम कोई आलोचना नहीं कर रहे, कोई खिल्ली भी नहीं उड़ा रहे, बात वो सही कह रहे हैं कि शायद इसी अप्रोच के साथ उनको जाना चाहिए, लेकिन अब उनको ये काम करके दिखाना होगा। और यहाँ वही फॉर्मूला है कि करना बहुत कठिन है कहने के मुकाबले। भारत में पुणे में टर्निंग ट्रैक पर 3 स्पिनर्स को, जिसके लिए अभी दीपेश ने कहा कि कौन सा बॉल टप्पा लेने के बाद कहां घूम जाएगा और कितना नीचे रह जाएगा और कुछ एक बॉल कितने ऊपर आ जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना अच्छे बल्लेबाज नहीं लगा पाते हैं। तो फिर अनुभवी जो खिलाड़ी नहीं है केन विलियमसन, उनकी गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड का क्या हाल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, स्पिन की बात हो रही तो आपको बता देते हैं कि क्यों आखिर इतना टेंशन है, क्योंकि पुणे में जो विकेट है वो काली मिट्टी की विकेट है। ये खबर भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद बता भी देते हैं कि बहुत जो सीधा सा आंख मूंद कर फॉर्मूला है, अगर काली मिट्टी की पिच आपको दिखाई दे तो बिल्कुल मान लीजिए कि वो स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा मदद करने वाली है, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करने वाली है। टर्न लेने के साथ साथ उछाल वहां पर कम होगा, यानी वो उछाल नहीं दिखाई देगा जो बेंगलुरु में तेज गेंदबाजों को मिला था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसका जिक्र हम लोग लगातार अपने शोज पर कर रहे हैं। उसके बाद से यहां पर बिल्कुल 360 डिग्री अलग किस्म की विकेट है। यहां पर धीमी और सपाट विकेट होगी और इस पर इम्तिहान होगा कीवियों का। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं दीपेश, बिल्कुल सर, जो कल भी हम लोग बात कर ही रहे थे कि हमने जब ये डिसाइड किया कि हम टर्निंग ट्रैक पर खेलने जा रहे हैं, तभी शायद हमने वॉशिंगटन सुंदर को भी जोड़ा टीम में कि हमारी जो अपनी बैटिंग की तैयारी है, क्योंकि इधर बीच हमने देखा है, और मैं तो बहुत मतलब खुलेआम ये बात कहता हूं कि अगर भारतीय बल्लेबाज स्पिन थोड़ा सा भी अगर बॉल हिल रहा है, स्पिन टर्न हो रहा है, तो भारतीय बल्लेबाजों को भी दिक्कत होती है। बहुत बड़ा हमारा इतिहास रहा है, लंबा इतिहास रहा है स्पिनर्स को अच्छा खेलने का और अच्छी स्पिन से विरोधियों को छकाने का। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छी स्पिन खेलने की बात छोड़ दीजिए, स्पिन औसत स्पिनर भी हमें परेशान करता है। तो वो परेशानी ना आए, इसके लिए हमने 5 अलग अलग तरह के स्पिनर्स को, और 5 के 5 वर्ल्ड क्लास स्पिनर, अनुभवी खिलाड़ी और स्टार कह सकते हैं आप 5 को, और सबकी अपनी अपनी खूबी है, सबके सब मैच विनर्स हैं, सबको लगा दिया। आइए नेट्स में खेलिए, उसके बाद जाके न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं उनका सामना कीजिए। बिल्कुल सर, और यही ना शायद एक फर्क होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। जब आपकी टीम बॉडी लैंग्वेज से तो ये जता रही है कि भाई हमें कोई टेंशन नहीं है, हम जीत जाएंगे, लेकिन साइड बाय साइड उस लेवल की तैयारी भी कर रही है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कोई गलती हमसे नहीं हो जाए जो पिछले मैच में रह गई थी, कोई कमी ऐसी ना हो जाए। वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया और जो सर ने बताया बड़े तरीके से कि 5 अलग अलग टाइप के स्पिनर्स हैं, 5 वेरिएशंस तो आपको कुलदीप यादव में मिल जाएंगी। फिर आपको वॉशिंगटन सुंदर, जिनका गेंद घूमता बड़ा अच्छा, सीधा बड़ा अच्छा रहता है, या वो आम बॉल की जो बात लगातार हम कर रहे हैं, जो ग्लेन फिलिप्स से उन्होंने लगातार निकलवाने की कोशिश की पहले टेस्ट मैच में। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन वेरिएशंस, और रविचंद्रन अश्विन डिफरेंट क्लास, डिफरेंट सब कुछ। रविंद्र जडेजा का सर ने अभी बताया ही था कौन सा नीचा रह जाएगा, कौन सा ऊपर रह जाएगा। तो हम तैयारी अपनी ओर से पूरी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान वाला हमारा हिसाब नहीं है कि बांग्लादेश की टीम आई और एक हल्का सा ग्रीन टॉप दे दिया, 4 फास्ट बॉलर टीम में खिला दिया, नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है एक स्पिनर्स की। तो यही फर्क थोड़ा सा एक होता है। ये दोनों चीज समझाने की कोशिश मेरी वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस जब आपकी टीम को समझ में आ जाता है तो आपकी टीम अपने आप दुनिया की बेस्ट टीम बन जाती है। और शायद इसी वजह से दुनिया भर में भारतीय टीम का बोलबाला भी रहता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भाई भारत में जाके टेस्ट सीरीज को जीतना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और उन्हीं स्पिनर्स की बात जो हम अभी सर कह रहे थे कि थोड़ा सा जो औसत स्पिनर भी होते हैं वो भी हमें फंसा लेते हैं। बार बार मैं हर शो में एक एग्जांपल देता हूं टॉम हार्टली का। इस सीरीज में आए, इसी सीरीज में बने, इसी सीरीज में नाम कमाया, इसी सीरीज में खत्म भी हो गए सर। उसके बाद से इंग्लैंड की टीम में कभी उन्हें जगह नहीं मिला। पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम खेल रही है स्पिन ट्रैक्स पे, टॉम हार्टली वहां नहीं है, जबकि 7-8 विकेट एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने यहां पे लिए थे। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं बताती है, और ऐसे कितने ही एग्जांपल हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम हर बार, टॉड मर्फी बड़ा एग्जांपल है, 2023 में आए, यहीं पे इतनी सारी विकेटें ली उन्होंने, उसके बाद टीम में उनका कोई लेना देना ही नहीं है सर। उससे पहले भी बहुत से ऐसे गेंदबाज यहां पे आए जो कि कहने को स्पिनर्स हैं, लेकिन इतने बड़े स्पिनर्स नहीं है कि उनका ग्रैम स्वान, मोंटी पनेसर इतना बड़ा नाम हो कि वो यहाँ सीरीज जिता ले जाएं। लेकिन यहाँ उन्होंने नाम कमाया, और उस नाम को कहीं ना कहीं जो उन्हें कमाने में मदद की है ना, वो हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने की है। इतनी खराब तरीके से उनको खेला, इतने विकेट उनको दिए कि पूरी दुनिया में हो गया कि भाई इतने अच्छे अच्छे स्पिनर्स, जबकि वो इतने खास स्पिनर्स थे नहीं। अगर होते तो सर टीम उनको आगे भी कहीं ना कहीं लेके जाती, किसी दौरे में ट्राई करती, किसी सीरीज में ट्राई करती। बट नहीं, आपको कुछ नाम नजर आएंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि वो इंडिया में ही बने, इंडिया में उनका करियर कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। कुछ वैसा ही सीन चल रहा है।
उम्मीद यही रहेगी कि न्यूजीलैंड का भी कोई इनएक्सपीरियंस स्पिनर आके यहाँ स्टार ना बन जाए, चाहे वो रचिन रविंद्र हो, ग्लेन फिलिप्स हो, एजाज पटेल तो 10 विकेट एक पारी में ले ही चुके हैं, वो अलग ही रिकॉर्ड है जब पिछली बार न्यूजीलैंड की टीम आई थी। तो इसी कड़ी में शायद सर वॉशिंगटन सुंदर को नेट्स में लाया गया ताकि जितनी वेरिएशंस होती हैं हम सारी अपनी कवर्स कर लें, अपनी ऊपर से अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी रखें। न्यूजीलैंड को एज देना थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है क्योंकि वो उस एज को ना फिर एक बड़ा मतलब कहीं ना कहीं फायदा अपनी टीम के लिए बना लेते हैं और उनको मैचेस निकालने आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो बांग्लादेश की टीम नहीं है, एक एक्सपीरियंस टीम है और WTC का फाइनल सबसे पहले जीती हुई टीम है। बिल्कुल। और बड़ी बात यही है जो आपने कहा कि एक तो होता है कि कैमरे के सामने आकर ये कह देना कि हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं और हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। वही बात जो थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि कथनी और करनी, करने में और कहने में फर्क होता है। टीम इंडिया में शायद जो सबसे बड़ी एक स्वस्थ परंपरा शुरू हुई है वो यही हुई है कि जो हम कह रहे हैं वैसा हम करें भी। अगर हम कह रहे हैं कि हम आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे तो हम जाकर 3 ओवर में टेस्ट मैच में 50 रन जोड़ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दें। कप्तान साहब जाएं दूसरे ओवर में 2 छक्के लगा दें, तब तो समझ में आता है कि हाँ सिर्फ कागज पर हम आक्रामक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि कागज पर तो आक्रामक क्रिकेट पाकिस्तान की टीम भी खेलती है, लेकिन वो मैदान में नहीं दिखता। वो मैदान में दिखता है कि वो 3 से भी कम के रन रेट से रन बनाते हैं, भरपूर समय बर्बाद करके टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए खेलते हैं। यहां गौतम गंभीर अगर कहते हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा जब हमारी टीम 100 के भीतर ऑल आउट हो जाएगी, हम तब भी अपने खिलाड़ियों को बैक करेंगे, तो वो आपको दिखेगा मैदान में जब भारतीय टीम का जो सपोर्ट स्टाफ होगा या जो हेड कोच होंगे उनके चेहरे पर कोई झुंझलाहट नहीं होगी कि ये बताइए 46 रन पर आउट होकर आ गए, नाक कटा दी हमारी। तो वो जो कहना है उसको करना है, और उसको कहने और करने के बीच का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो परिश्रम करना है, उसके लिए जो मेहनत करनी है, वो करने के लिए भारतीय टीम तैयार रहती है। वैसे ये तो मैं सहमत हूं आपसे दीपेश कि सिर्फ बॉलर्स ही नहीं, कई बैट्समैन भी ऐसे थे जो भारत मतलब पूरे साल कहीं पर रन नहीं कर रहे होते थे, लेकिन जब वो इंडिया के तौर पे आते थे तो यहां वो दोहरा शतक करके जाते थे। पाकिस्तान के यूनुस खान का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिएगा, वो एक ऐसे ही बल्लेबाज थे जो ऐसा हम लोग तो बल्कि मजाक में कहते थे कि अगर इनसे रन ना बन रहे हो ना, इनको इंडिया भेज दो, ये एक मैच वहां खेल के रन बना देंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आप कह लें संयोग कह लें है भारतीय क्रिकेट के साथ कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो लगता है कि शायद औसत खिलाड़ी हैं बाहर बाकी दुनिया की टीमों के आगे, वो भारत में आके खुद को चमका जाते हैं, अपना नाम बना जाते हैं। खैर जब तक टीम जीत रही है भारत की, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ता भी नहीं है। अच्छी बात यह है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले केन विलियमसन की बात कर रहे थे कि वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन भारत के लिए जो सबसे ज्यादा चिंता की बात थी, 2 चीजों पर बहुत बात हो रही थी बेंगलुरु के बाद। एक कि क्या ऋषभ पंत की जो वो घुटने वाली चोट है वो ठीक है या नहीं ठीक है, वो कीपिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और 2 शुभमन गिल के गले में जो जकड़न थी जिसकी वजह से पहला मैच वो नहीं खेल पाए थे, उनका क्या हाल है। रेयान टेंडुलकर जो भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने जो कहा वो हम आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। ऋषभ पंत ठीक है, रोहित ने पंत की चोट को छू कर देखा था, घुटने मोड़ते वक्त उन्हें अंत में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अब कीपिंग के लिए तैयार हैं। जहां तक गिल का प्रश्न है तो उन्होंने पिछले हफ्ते बेंगलुरु में बल्लेबाजी की है, नेट्स में भी वक्त बिताया है, उन्हें अभी थोड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच तक वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे। अभी लगभग 24 घंटे का वक्त है दीपेश, और मुझे लगता है शायद एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन जो भारतीय टीम में इस वक्त है वो इस तरह का है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को यह कह दिया होगा कि अगर तुम 100% फिट फील कर रहे हो तो तुम प्लेइंग 11 में हो, तुम आजाद हो, अगर लगे कि हाँ मैं बिल्कुल 100% देने के लिए तैयार हूं तो बता देना, तुम्हारा नाम प्लेइंग 11 में होगा, नहीं तो अपने आप को पुश मत करना, क्योंकि अभी बड़ी सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, और वहां पर जिस तरह की बल्लेबाजी का अंदाज है शुभमन गिल का, जिस तरह से वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, शायद वो वहां पर ज्यादा जरूरत होगी उनकी यहां के मुकाबले। यहां तो काम चल जाएगा, वहां आप फंस सकते हैं। तो रोहित ने एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर, बहुत हद तक एक बड़े भाई के तौर पर यह कह दिया होगा कि भाई फिट हो गए तो बता देना, नहीं फिट हो गए तो भी बता देना। बिल्कुल सर, और मैं तो भूल भी नहीं सकता वो डेब्यू सीरीज थी, 21 साल के शुभमन गिल थे, गावा का वो टेस्ट मैच, ऋषभ पंत ने 89 नॉट आउट बनाए थे, लेकिन 91 रन शुभमन गिल के बल्ले से भी निकले थे, और क्या फैंटास्टिक स्ट्रोक प्ले, मतलब इनकी बात अगर की जाए, हार्ड हिटिंग हैंड से खेलते हैं, वो विराट कोहली वाला ही अंदाज है, बिल्कुल आप इनको सॉफ्ट हैंड से बहुत कम खेलते देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में इसकी जरूरत होती है। आपको ड्राइव्स बड़ी अच्छी वहां मारनी होती है, गेंद पे ऊपर चढ़ के आपको ड्राइव्स लगानी पड़ती है, जहां आप ढीले हुए गेंद निकल जाती है। शुभमन गिल में वो कला है, और शुभमन गिल की जरूरत है सर मौजूदा समय पे। अगर इतना उनको बैक किया जा रहा है, और ये चीज होनी भी चाहिए सर, इतनी आजादी होनी चाहिए, खिलाड़ी को जो शतक
मार के इंजर्ड होके गया है उसको कम से कम इतना, और ये राहुल द्रविड़ ने ये चलन शुरू किया था टीम में कि भाई आप शतक मारने के बाद या फिर अपने नंबर पे लगातार रन करने के बाद अगर आप इंजर्ड या किसी और वजह से आप टीम से बाहर हो रहे हैं तो आपकी जगह को कोई खतरा नहीं है, चाहे दूसरे वाला प्लेयर वहां 1000 रन कर दे लेकिन वापसी आपकी सबसे पहले होगी, और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब थोड़ा सा बुरा लगता है पर्सनली ये सोच के कि शुभमन गिल टीम में आएंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है सरफराज को बाहर बैठना पड़े, क्योंकि रेन डिस्काटे ने ये भी साफ किया है कि केएल राहुल को और मौके देंगे, गौतम गंभीर और चांसेस देंगे, बैक करेंगे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 150 रन बनाने वाले सरफराज को अगले मैच में शायद ऐसा हो सकता है कि बाहर बैठना पड़े, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर सर 2-4 अपडेट्स ये भी हैं कि विकेट कीपिंग भी कर लेंगे, तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। बुरा जरूर लगता है, इमोशनली थोड़ा सोचा जाएगा तो बुरा लगता है, लेकिन फिर शुभमन गिल के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में शतक लगाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट जब टीम इंडिया फंसी हुई थी, तो सब चीजों को देखते हुए मतलब एक फिर भी मतलब मैं हेल्दी ट्रांजिशन इसको भी कहूंगा सर, एक हेल्दी एनवायरनमेंट कहूंगा कि एक शतक मारने वाले खिलाड़ी को भी बाहर किया जाता है, तो आउटसाइड नॉइज कितनी भी हो, सोशल मीडिया पर कितनी ही उसका चर्चा हो, कितनी बात कही जा रही हो, कितना ही भाई उसकी नाइंसाफी को लेकर बात हो रही हो, लेकिन जब तक टीम कॉम्बिनेशन आपको विक्ट्री दे रहा है, जो कि गौतम गंभीर का मतलब एकदम कह सकते हैं कि आप मोटो कोई है जीवन का तो वो यही है कि मैं उठा के बल्लेबाजी करवा दूं मोहम्मद शमी से ओपनिंग पे, लेकिन मेरी टीम जीत रही है तो आपके सवाल नहीं होने चाहिए, और ये बात सही भी है। रिंकू सिंह को लेकर बहुत बातें हुई, सुनील नरेन को लेकर उनके फैसले को शुरुआत से ही बात होती थी कि भाई ये ओपनर है ही नहीं, इन्होंने क्यों इसे बिठा दिया है ओपनिंग पे। गंभीर जानते थे क्या कैलकुलेटिव रिस्क वो ले रहे हैं, किस तरीके से उन्हें टीम का एनवायरमेंट चाहिए, किस तरीके से उन्हें टीम को बनाना है, चाहे उसके लिए रिंकू की वर्ल्ड कप की जगह जाए या कुछ भी जाए। पर्टिकुलर मोमेंट पे रिंकू की वर्ल्ड कप की जगह उतनी मैटर नहीं करती थी जितनी केकेआर के लिए आईपीएल की ट्रॉफी करती थी, तो ये सब चीज देखते हुए मैं सर इतना कॉन्फिडेंट हूं इस चीज को लेकर कि अगर सरफराज को कल को 150 बनाने के बाद भी बाहर किया जाता है, पर्सनली थोड़ा बुरा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टीम के लिए अगर सोचा जाएगा तो गिल का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो 3 नंबर पे खेल के देते हैं। सरफराज को आपको तब भी मिडिल ऑर्डर में खिलाना होगा, अगर कोई प्लेयर और इंजर्ड होता है तो सरफराज तो टीम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन पुजारा के जाने के बाद 3 नंबर पे आपने किसी खिलाड़ी को बनाया तो वो शुभमन गिल, और उनका खेलना इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और आप चूंकि सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं इस तरह की हो रही हैं, लोग थोड़ा सा दुखी भी हैं, नाराज भी हैं, हताश भी हैं। सोशल मीडिया में ही एक चर्चा और चल रही थी, और वो चर्चा शुरू हुई जब अश्विन को 2 ही ओवर दिया गया, जो दूसरी पारी थी बेंगलुरु टेस्ट की। अब उस पे भी लोगों ने थोड़ा सोशल मीडिया में ये करना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉशिंगटन सुंदर को इसीलिए लेकर आया गया है क्योंकि आर अश्विन जो है वो सिर्फ 2 ओवर फेंका गया, उनकी बड़ी पिटाई हुई, शायद वो विकेट ऐसी थी जहां आर अश्विन के लिए कुछ करने को था ही नहीं। जब यही सवाल असिस्टेंट कोच से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने तस्वीर साफ कर दी इस बारे में भी कि नहीं जी, अश्विन को लेकर कोई समस्या नहीं है, अश्विन बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे पता है कि पिछले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी की थी, लेकिन उनकी गेंदबाजी की रफ्तार और लय वहीं पर है जहां होनी चाहिए। बहुत क्लैरिटी के साथ अश्विन को बैक किया है टीम ने, और अश्विन को बैक करने की बात भी क्या है दीपेश, मतलब आप कहां से तुलना करेंगे और किस पहलू पर तुलना करेंगे। मतलब जो खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से अलग अपने बल्लेबाजी को लेकर इतना सिंसियर अप्रोच रखता हो, उस खिलाड़ी को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द से डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक चैंपियन खिलाड़ी है, वो एक मैच विनर खिलाड़ी है। एक मैच 19-20 हो गया, एक मैच में पिच थोड़ा सा ऐसी रही जहां पर उनकी उंगलियों का जादू उस तरह से नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर अश्विन जो उन्हीं का स्टेटमेंट कि जहां थे वहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, और सोशल मीडिया पे तो लाइक्स और शेयर्स के लिए पब्लिक क्या क्या कहती है, हर चीज पे ध्यान, अगर आउटसाइड नॉइज पे ध्यान देंगे तो फिर पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। वहां बहुत है, लोग जिस तरफ चल रहे होते हैं बोर्ड उसी तरफ चल देता है, उस बात से कोई मतलब नहीं है किसने रन किए किसने क्या किया। बट मैं ये मानता हूं कि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर की, अगर वैसे तो मैं मानता नहीं हूं कि कहीं से भी जायज़ है, लेकिन हो भी रही है तो नहीं होना चाहिए ये चीज़। अभी कितने दिन पहले की बात है, 25 से 30 दिन पहले की बात है, जब हम इतनी तारीफ के पुल बांध रहे थे, एक अलग से शो किया था हमने अश्विन के ऊपर कि भाई अश्विन एज अ बॉलर और अश्विन एज अ बैट्समैन 5 विकेट भी ले लिए थे, शतक भी कर दिया था, तो इतना बड़ा एसेट अगर उसको लेके आप इनसिक्योरिटी अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं तो मत लेके आइए, क्योंकि बोर्ड बहुत क्लियर है उस चीज़ को लेके। अश्विन प्रोफेसर अगर हमारी टीम में कोई है, अगर ये किसी को अगर ये टैग दिया जा सकता है तो मौजूदा समय पर रविचंद्रन अश्विन ही है सर। इतना मुश्किल, अभी ठीक है हारे, बल्लेबाजों ने अच्छा खेल नहीं किया, 46 पे ऑल आउट हुए, तो उसमें अश्विन का तो कोई खोट था नहीं, और ये अच्छी बात थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कि अश्विन को इतना रीड कर लिया, और उस विकेट में जैसा सर ने अभी बताया कि
बहुत ज्यादा कुछ था नहीं अश्विन के लिए। रोहित की प्लानिंग थी इस मैच में 2 करवाए, अगले मैच में 20 ओवर करवा देंगे पुणे की विकेट पे, फिर आप क्या कहेंगे कि भाई अश्विन की तो एज हो गई, उनसे 20 ओवर क्यों करवा लिए। तो ये तो बोलने वालों के पास तो सर कुछ भी हो सकता है बोलने के लिए। वही बात है, चंद रिएक्शंस और चंद लाइक और शेयर के लिए पब्लिक सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कहती है, मैं उस पर तो खैर ध्यान देना जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप तक हमारी ये बात पहुंच रही है तो अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर कोई कहीं से कहीं तक कोई तुलना नहीं है कैसी भी। अश्विन इज अ लेजेंड, वो डिफरेंट लीग में। अगर उनको लेके अगर इनसिक्योरिटी की बात आपके दिमाग में आती है तो प्लीज़ उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि साल लगते हैं ऐसा खिलाड़ी बनाने में जो आपको गेंद के साथ साथ बल्ले से शतक दे जाए, वो भी ऐसे टाइम पे जब आपकी टीम 144 पे 6 बना के स्ट्रगल कर रही हो। और सर मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन है नहीं, वो हम पहले से अपनी बात पे एकदम क्लियर है शुरू से कि वॉशिंगटन सुंदर क्यों टीम में आए, हम बार बार बता चुके हैं। वो वेरिएशंस आपको नेट में देते हैं, वो प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी करा देंगे कि न्यूजीलैंड अगर कुछ एक्स्ट्रा भी ट्राई करने के लिए जाए तो आपकी तैयारियां पूरी रहें। बिल्कुल, और मैं तो इसमें कहता हूं कि वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है आने वाले भविष्य में अश्विन से भी आगे चले जाएं। हाँ। हो सकता है वो अश्विन से ज्यादा विकेटें ले लें, हो सकता है वो अश्विन से ज्यादा शतक लगा लें, ये सब कुछ संभव है। आप उनको अंडररेट मत करिए, लेकिन तुलना मत कीजिए। हाँ। आर अश्विन है, वॉशिंगटन सुंदर है। ये वैसे ही है जैसे सुनील गावस्कर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली हैं। कोई भी एक दूसरे का कोई तुलना का काम नहीं है भाई। लता जी भी थी, श्रेया घोषाल भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं और आमिर खान भी हैं, तो कहां करेंगे, मतलब आप क्यों तुलना करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन शायद फिर घूम फिर कर जो कहानी आती है, जिस मानव स्वभाव की हम बात करते हैं, जिसका हिस्सा हम भी हैं, इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। ये मानव स्वभाव ही है कि हमारे आसपास अगर 2 चीजें रखी हुई हैं तो हम उसका कंपैरिजन करना शुरू कर ही देते हैं। तो इसलिए शायद ये मानव स्वभाव है। लेकिन हाँ, तर्कों पर अगर आप बात करें तो मैं दीपेश से 100% सहमत हूं कि कहीं कोई जरूरत नहीं है तुलना करने की। आर अश्विन टीम का हिस्सा है और आर अश्विन से 2 ओवर जो कराया गया और जो वो कह रहे हैं अगले मैच में हो सकता है 20 ओवर करा दें। रोहित शर्मा तो कहते हैं कि ये सब मुझे ना खोजते रहते हैं मैदान में कि कप्तान जल्दी से दिखे तो मैं उससे जाके बॉल ले लूं और कुछ विकेटें जो है वो निकाल कर दूं। तो ये एक बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर है, एक अच्छा माहौल है टीम का। इस माहौल में हर खिलाड़ी एक दूसरे को बैक करता है। तो 2 ओवर दिए गए, इसका कोई बहुत अलग मायने निकालने की जरूरत नहीं है। कहानी बस इतनी सी है। चलिए, आज के शो में इतना ही। जो भी मैच से पहले की अपडेट्स होंगी, जो भी नेट्स में अब अगर कुछ और ऐसा समझ में आता है जो आपको अपडेट देने के लायक हो तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो गुजारिश है हमारी, वो गुजारिश वही है जो लगातार हम आपसे करते हैं। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, हमारी टीम की हिम्मत बढ़ती है। तो इस हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया और साथ ही साथ इस बात के लिए भी शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।